कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान माइनिंग साइट से, जहां मजदूर दिन रात खुदाई कर रहे होते हैं। अचानक उनके मॉनिटर पर एक अजीब सा रेडिएशन सिग्नल चमक उठता है। शुरू में सब खुश हो जाते हैं, लगता है जैसे उन्हें जीवन की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मिल गई हो। लेकिन जैसे जैसे खुदाई और गहरी होती जाती है, वहाँ कुछ और ही सामने आने लगता है। एक विशाल गड्ढा और उसके अंदर वो जगह जो देखते ही रोंगटे खड़े कर देती है। इस रहस्य की जांच के लिए मोनार्क नाम की टॉप सीक्रेट साइंटिफिक टीम को बुलाया जाता है। टीम में सबसे आगे होते हैं डॉक्टर इशिरो सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन। जब ये वैज्ञानिक उस गड्ढे के अंदर उतरते हैं तो जो चीज उनके सामने आती है वो देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। वहाँ पड़ा एक विशालकाय हजारों साल पुराना जीव का कंकाल। सिर्फ उसकी हड्डियों को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये कुछ और ही कुछ बहुत भयानक था। फिर उनकी नजर पड़ती है दो अजीबोगरीब बेहद बड़े अंडों पर। एक अंडा पहले ही फट चुका होता है और उस फटे अंडे से निकलने वाला रास्ता सीधा समुद्र की तरफ जाता दिखाई देता है। मतलब जो कुछ भी उस अंडे से निकला था वो अब समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। दूसरा अंडा अभी भी वहीं पड़ा है, बिल्कुल शांत। अंदर कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कभी भी जाग सकता है। कहानी अब ले जाती है जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यहाँ काम करता है इंजीनियर जो ब्रॉडी। वो अपने साथी को साफ साफ कह देता है, मैं इस प्लांट को आगे चलाने की परमिशन नहीं दे सकता। अंदर से कुछ अजीब सी हलचल हो रही है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसलिए जो खुद फैसला करता है कि सच्चाई पता लगाकर रहेगा। उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है। दोनों मिलकर प्लांट के बेसमेंट में उतर जाते हैं उस अजीब हलचल का असली कारण जानने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक पूरा प्लांट हिलने लगता है, जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। चारों तरफ तेज कंपन शुरू हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है। जो तुरंत अपनी वाइफ सैंड्रा से संपर्क करने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है, जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल जाओ। अगर बेसमेंट में जमा वो रेडिएशन बाहर निकल गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। रेडिएशन तेजी से बढ़ रहा होता है। जो खुद भागते हुए बेसमेंट के एंट्री गेट तक पहुंच जाता है और सैंड्रा का इंतजार करने लगता है। अंदर उसकी पत्नी और बाकी कर्मचारी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैल रहा है कि हालात और भी भयानक हो जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ जाता है जब जो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर वो गेट खुला रखता है तो वो खतरनाक रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। भारी दिल से आंखों में आंसू लिए वो मजबूरी में गेट बंद कर देता है। उसकी पत्नी सैंड्रा और बाकी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाता है। ये सारी तबाही उनका छोटा बेटा फोर्ड अपने स्कूल की छत से खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके सामने ही उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसी दिन से वो अपने पिता जो ब्रॉडी को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसके पिता ने गेट बंद न किया होता तो शायद उसकी माँ आज भी जिंदा होती। 15 साल बीत जाते हैं। अब फोर्ड बड़ा हो चुका है। वो अमेरिकी नेवी में काम कर रहा है। छुट्टियों में वो अपने घर आया हुआ है, जहाँ उसकी अपनी छोटी सी खुशहाल फैमिली है, उसकी प्यारी पत्नी एले और उनका नन्हा बेटा सैम। तभी अचानक उनके पास एक फोन कॉल आता है। बताया जाता है कि उसके पिता जो ब्रॉडी को जापान के एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड पहले तो वहां जाने से साफ मना कर देता है। उसकी नजर में उसके पिता अब भी उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी पत्नी एले उसे समझाती है वो तुम्हारे पिता हैं और उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। एले की बात सुनकर फोर्ड के पास कोई बहाना नहीं बचता। मजबूरी में वो जापान के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने पिता ब्रॉडी को गिरफ्तारी से छुड़ाता है। जेल से बाहर निकलते ही जो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, बेटा 15 साल पहले जो कुछ हुआ था वो कोई सामान्य हादसा नहीं था। वहां कुछ बहुत अजीब हुआ था जिसे मैं इतने सालों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जो आगे कहता है, सारे सबूत मेरे पुराने घर में हैं। मैंने सब कुछ फ्लॉपी डिस्क में सेव करके रखा है। फोर्ड को ये सारी बातें अभी भी बिल्कुल झूठी और पुरानी कहानियां लगती हैं। उसे लगता है कि उसके पिता अब भी पुरानी यादों और वहम में फंसे हुए हैं। फिर भी जो अपने बेटे को जैसे तैसे मना लेता है और दोनों उसी पुराने इलाके की तरफ चल पड़ते हैं जहां वो 15 साल पहले रहते थे। उस इलाके को अब पूरी तरह प्रतिबंधित जोन बना दिया गया है। सबको बताया गया है कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन है और कोई भी इंसान या जीव वहां सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही जो और फोर्ड वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब चीज नजर आती है। उस इलाके में जानवर बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं। फोर्ड को हैरानी होती है। वो सोचता है अगर जानवर यहाँ इतने आराम से जिंदा हैं, तो इंसान भी सांस ले सकता है। उसने अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार दिया और सचमुच वहां कोई रेडिएशन नहीं था। हवा बिल्कुल साफ थी। इसका मतलब साफ था, सरकार सालों से लोगों को गलत जानकारी दे रही थी। वो दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही थी। दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहां जो को अपनी पत्नी सैंड्रा की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। आंखें भर आती हैं। साथ ही उसे वो सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं जिनमें उसने 15 साल पहले की सारी रिसर्च सेव करके रखी थी। फोर्ड ये सब देखकर चुप
चुप हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता इतने सालों से अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी कर ली थी बिना किसी की मदद के। फिर अचानक जो की नजर उसी पुराने प्लांट पर पड़ती है जहां 15 साल पहले वो भयानक न्यूक्लियर हादसा हुआ था। वो हैरान रह जाता है क्योंकि प्लांट में अभी भी लाइटें जल रही थी, मतलब वहां अभी भी कुछ काम चल रहा था, जबकि दुनिया को बताया गया था कि वो जगह पूरी तरह बंद है और वहां कोई जीव भी नहीं रह सकता। जो को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, उसे तुरंत शक हो जाता है कि वहां कुछ गलत चल रहा है। तभी अचानक कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें जबरदस्ती उसी प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर इशिरो सेरेजावा से, जो अब इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे। सेरेजावा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। मैंने खुद उस अजीब हलचल को महसूस किया था जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। जो बोल ही रहा होता है कि तभी प्लांट के अंदर का सबसे बड़ा राज सामने आ जाता है। वहां रखा हुआ था एक विशाल ककून। ककून यानी एक मोटा इस सख्त खोल जिसमें कोई जीव अपने अगले रूप में बदलने के लिए खुद को बंद कर लेता है। उस ककून के चारों तरफ भारी सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बैरिकेड लगे हुए थे। अचानक उस ककून के अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है, जो तुरंत समझ जाता है यही वो चीज है जिसकी वजह से 15 साल पहले वो तबाही हुई थी। हालात कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सेरेजावा फैसला करते हैं कि उस ककून में और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी जाए ताकि उसकी हलचल शांत हो जाए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाई जाती है, ककून के अंदर मौजूद जीव और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कुछ ही पलों में वो ककून को तो ढकर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं रोक पाता। तभी पता चलता है कि ये कोई आम जीव नहीं बल्कि एक MUTO है, एक खतरनाक प्राचीन जीव जो लाखों सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ था। ये रेडिएशन यानी न्यूक्लियर एनर्जी को खाकर जिंदा रहता है। जब सेरेजावा ने इसे और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी तो ये अपने असली रूप में जिंदा हो गया। इस मोटो के विशाल पंख थे। वो उड़ डचकर वहां से निकल जाता है और पीछे सिर्फ तबाही और मौत छोड़ द जाता है। ये पूरी घटना जल्दी ही खबरों में आ जाती है। फोर्ड की पत्नी LA टीवी पर यह सब देख रही होती है। देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ डस जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फोर्ड भी उसी जगह पर मौजूद है। खबर जैसे ही अमेरिकी नेवी तक पहुंचती है, पूरा कमांड सेंटर हिल जाता है। नेवी तुरंत अपनी टीम लेकर उस प्लांट पर पहुंच जाती है। वहां डॉक्टर सेरेजावा से सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। यहाँ आखिर क्या हुआ? अगर आपको पहले से पता था कि वहां कोई खतरनाक जीव छुपा हुआ है तो उसे बाहर आने से क्यों नहीं रोका गया? डॉक्टर सेरेजावा गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, हमने उसे जानबूझकर न्यूक्लियर एनर्जी देकर जिंदा रखा था, क्योंकि वो उसी रेडिएशन से बना था। अगर हमने उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की होती तो हालात और भी भयानक हो सकते थे। वे आगे बताते हैं, ये जीव अकेला नहीं है, इसका एक साथी भी है जो सालों पहले अंडे से निकलकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था। फिर सेरेजावा की आवाज और गंभीर हो जाती है, और अब वो दूसरा जीव भी बाहर निकल चुका है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तभी नेवी का एक सीनियर अफसर पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो इस पूरे मामले को पहले से समझता हो? हमें एडमिरल के सामने जवाब देना है। सेरेजावा चुपचाप जो ब्रॉडी की डेड बॉडी की तरफ इशारा कर देते हैं। दरअसल MUTO के हमले में कई लोग मारे गए थे और जो ब्रॉडी ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने 15 साल पहले भी यही सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। फिर सारी टीम एडमिरल के सामने पेश होती है। वहां जो ब्रॉडी के बेटे फोर्ड को भी ले जाया जाता है। एडमिरल गुस्से से लाल होकर पूछते हैं, जब आपको इस खतरे की जानकारी थी तो इसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया? फिर फोर्ड की तरफ मुड़कर पूछा जाता है, क्या तुम्हारे पिता ने तुमसे इस बारे में कभी कुछ बताया था? फोर्ड थोड़ा रुककर जवाब देता है, मैंने कभी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हाँ, ये ना वो हमेशा कहते थे कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जो ब्रॉडी जिस चीज की बात कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक जीव था जो अपने ककून के अंदर छिपा हुआ था और वहीं से सिग्नल भेज रहा था। अब फोर्ड अपने घर वापस जाना चाहता है। वो जानता है कि उसकी पत्नी LA उसके लिए बेहद चिंतित होगी। वो LA को फोन करता है और भरोसा दिलाता है, मैं ठीक हूँ, जल्द ही घर लौट रहा हूँ। उसका घर कैलिफोर्निया में है। वो तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन नेवी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वे उस MUTO को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो जीव पूरी तरह रेडिएशन से जुद्धा हुआ था, इसलिए रडार पर उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान एक बड़ी रूसी न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस उस इलाके से गुजर रही थी। अचानक वो सबमरीन लापता हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब उसका पता चलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। सबमरीन समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। जब टीम वहां पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। MUTO ने पूरी सबमरीन को तोड़ डाला था और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल को खा लिया था।
था। अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और आगे बढ़ रहा था। यहीं से सेना को असली एहसास होता है, ये कोई आम खतरा नहीं है, ये एक ऐसा प्राचीन जीव है जो न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालात को समझते हुए सेना तुरंत अपना पूरा